गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस मैम। तो लास्ट फिजिकल केमिस्ट्री के रिकॉर्डेड लेक्चर में हमने कोलिजन थ्योरी फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन इन गैसियस फेज तक डिस्कस कर लिया था। जो हमने बायोमोलिकुलर रिएक्शंस पढ़ी थी वो हमने सिमिलर रिएक्टेंट्स के बीच में पढ़ी थी और डिसिमिलर रिएक्टेंट्स के बीच में पढ़ी थी। तो कोलिजन थ्योरी का हमने डेरिवेशन एंड तक पढ़ लिया था। उसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू डिस्कस कर ली थी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिस्कस कर ली थी और फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए की वैल्यू डिस्कस कर ली थी। लेकिन उस कोलिजन थ्योरी में भी कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत थी, क्योंकि उस कोलिजन थ्योरी उस कोलिजन थ्योरी से जब हमने उस कोलिजन थ्योरी के रेट ऑफ रिएक्शन से जो हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली और जो एक्सपेरिमेंटल रेट कांस्टेंट की वैल्यू थी वो वैल्यू अलग अलग थी। ठीक है, तो इसीलिए उसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू में कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत थी। अब वो मॉडिफिकेशन क्या थी जिसकी जरूरत थी? दैट इज उसमें एक ओरिएंटेशन फैक्टर को इंक्लूड करना बहुत जरूरी था कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो वो किस ओरिएंटेशन में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं। इफेक्टिव कोलिजन होना तो जरूरी है ही है, लेकिन वो किस ओरिएंटेशन में एक दूसरे से कोलाइड करते हैं दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो इस ओरिएंटेशन फैक्टर को इस इक्वेशन में इन्वॉल्व किया गया। ठीक है, तो इसको हमने नाम दिया प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर। इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारी रेट कांस्टेंट की जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है? k इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी, where A is known as frequency factor and e raised to power minus EA by RT defines the fraction of collision with minimum required activation energy। ठीक है, अब ये P क्या डिफाइन कर रहा है? ये प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर को डिफाइन कर रहा है कि कितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड कर रहे हैं। कोलाइड तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में कितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, वो वाला फैक्टर जो है हम किसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे? स्मॉल p से, और प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर से कैलकुलेट करेंगे। ये जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है और स्टेरिक फैक्टर होता है, इसकी वैल्यू 1 to 10⁻⁹ तक वेरी करती है। ठीक है, तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। सो फॉर एन इफेक्टिव कोलिजन सुटेबल ओरिएंटेशन ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स इज आल्सो एसेंशियल फॉर द रिएक्शन टू अकर। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए सुटेबल ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है, जिसमें जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है एक दूसरे से कोलिजन करने जा रहे हैं। ठीक है, जो ये करेक्शन फैक्टर है P, जिसको हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर बोलते हैं, जब हम उसको एक पिछली जो हमने इक्वेशंस पढ़ी हैं, इक्वेशन 16 में हमने फ्रीक्वेंसी फैक्टर की वैल्यू पढ़ी थी। जो बायोमोलिकुलर रिएक्शंस थी जो किसके बीच में हो रही थी? सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो उसमें फ्रीक्वेंसी फैक्टर की वैल्यू क्या थी? ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो उसमें हमने सिर्फ यहां से लेके यहां तक इतनी वैल्यू पड़ी थी, इतनी वैल्यू निकाली थी। लेकिन जब हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर को इसमें इन्वॉल्व करेंगे तो इसको पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? स्मॉल p से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज ऑल्सो नोन एज स्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर। Now for a biomolecular reaction having dissimilar molecules के बारे में अगर हम बात करेंगे, dissimilar molecules के बीच में अगर कोलिजन होगा तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी फैक्टर की वैल्यू क्या थी? इतनी थी, n/10⁻³ से लेके यहाँ तक। ठीक है, लेकिन उसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? प्रोबेबिलिटी फैक्टर से। इन दोनों फ्रीक्वेंसी फैक्टर की इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट्स हैं, दैट इज n इज अवोगाद्रोस नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 6.022 into 10⁻23। ठीक है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3.14, आर इज अ गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। जैसे अब यहाँ पे लीटर्स में है तो हम लीटर वाली यूनिट पुट करेंगे आर की, दैट इज 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर सेकेंड।
तो ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी फैक्टर की वैल्यू आई फॉर बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, वो ये आ जाएगी कुछ कांस्टेंट टर्म इनटू यहाँ पे जो ये बाकी हैं ये वेरिएबल टर्म है, ठीक है। अब बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के लिए जो ए की वैल्यू थी वो ये आ जाएगी। लेकिन इस मॉडिफिकेशन की भी एक अलग ही लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी? इससे हम p की वैल्यू कैलकुलेट, इसने ये तो बता दिया कि p फैक्टर को इन्वॉल्व करना है, लेकिन p फैक्टर को कैलकुलेट कैसे करना है वो नहीं एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये जो थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड वैल्यूज और एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड वैल्यूज थी रेट कांस्टेंट की, उनके बीच में जो गैप आ रहा था उसको ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ने कवर किया, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो पहले जो हमने पढ़ी थी वो कोलिजन थ्योरी फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन पढ़ी थी। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो कोलिजन थ्योरी फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जिसको लिंडमैन थ्योरी ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस भी बोलते हैं। कोलिजन थ्योरी ने बेसिक प्रपोजल क्या दिया था कि जो बायोमोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं, जैसे किसी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो रहा है, चाहे वो दो मॉलिक्यूल सेम है चाहे वो दो मॉलिक्यूल डिफरेंट है, वो मेनली कैसे काइनेटिक्स फॉलो करेंगे? वो मेनली सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेंगे। लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है गैसियस फेज में, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। अब देखो गैसियस फेज में डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो फिर मींस कोलिजन तो वहां भी हो रहा है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो फिर वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे फॉलो करेंगी? तो ये किसने एक्सप्लेन किया? ये कोलिजन थ्योरी तो एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो ये आगे लिंडमैन ने एक्सप्लेन किया इन 1922 कि कोई भी बायोमोलिकुलर कोलिजन भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर सकता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तो आई होप सबको पता होगा, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू लिंडमैन, जैसे लिंडमैन ने क्या बोला कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए है, रिएक्टेंट ए, जैसे ए मॉलिक्यूल है और एक ए मॉलिक्यूल है, तो दोनों सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों में जब कोलिजन होता है तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी तो उतनी रहती है जितनी उसकी पहले थी, ठीक है। दूसरे मॉलिक्यूल की एनर्जी थोड़ी सी इससे ज्यादा हो जाती है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ए स्टार से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ए स्टार हम क्या बोलते हैं? ए स्टार इज नोन एज एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। ए स्टार को बोलते हैं एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल विच हैव अ बिट हायर एनर्जी देन अ नॉर्मल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये जो थे इन दोनों की एनर्जी सेम थी, लेकिन जब इन्होंने कोलिजन किया, कोलिजन करने के बाद एक मॉलिक्यूल की एनर्जी तो सेम रही जितनी उसकी पहले थी, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गया, मींस उसकी थोड़ी ज्यादा एनर्जी हो गई। तो ये स्टेप कैसा हुआ? एक्टिवेशन स्टेप हुआ। इस एक्टिवेशन स्टेप के रेट कांस्टेंट को हम किससे डिफाइन करते हैं? K1 से। अब देखो दो पॉसिबिलिटी हैं, एक तो ये हो सकता है कि ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है इस नॉर्मल मॉलिक्यूल के साथ वापस से कोलिजन करके किसमें कन्वर्ट हो जाए? A प्लस ए में। मींस जो इसकी थोड़ी बड़ी हुई एनर्जी है ये इसके साथ कोलिजन करके क्या कर दे? लूज कर दे, ठीक है। तो ये वापस इसी स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। एक तो ये चीज हो सकती है, इस स्टेप को बोलते हैं डीएक्टिवेशन, ठीक है। इस स्टेप को बोलते हैं डीएक्टिवेशन विच इज रिवर्स ऑफ एक्टिवेशन। डीएक्टिवेशन वाले स्टेप के रेट कांस्टेंट को हम किससे डिफाइन करते हैं? K2 से, ठीक है। अब जो ये ए स्टार, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये जो है ए स्टार ये डिकम्पोज हो जाए किसमें? प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इस स्टेप को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन स्टेप, ठीक है। और डिकम्पोजिशन वाले स्टेप के रेट कांस्टेंट को हम किससे डिफाइन करेंगे? K3 से, ठीक है। Where A is a normal molecule and A star is an activated molecule, where K1, K2, K3 are the rate constant for various processes. अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिसअपियरेंस ऑफ ए की टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिसअपियरेंस ऑफ ए स्टार के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम डिसअपियरेंस ऑफ ए के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए को हम किससे डिफाइन करेंगे? माइनस डी ए बाय डी टी,
ठीक है। एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए स्टार, ए स्टार के डिसअपियरेंस को हम किससे डिफाइन करेंगे कि ए स्टार की डिसअपियरेंस को हम इस स्टेप से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज K3 इंटू ए स्टार। ठीक है, क्योंकि ये भी एक रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर रहा है ना, K3 इंटू ए स्टार इस वाली डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर रहा है। सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए स्टार इज इक्वल टू K3 इंटू ए स्टार। हाँ जी, किसको कोई डाउट है? तो अब रिएक्शन रेट किस, बोलो। तो रिएक्शन रेट किसकी इक्वल हो जाएगी, माइनस DA/dt इज इक्वल टू K3 इंटू ए स्टार, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इसके भी इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन इसके भी इक्वल है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगी, दोनों के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिसअपियरेंस ऑफ एक की टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिसअपियरेंस ऑफ ए स्टार के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के इक्वल हो जाएगी। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार है वो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये एक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए हम एक स्पेशल, एक अलग से प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, दैट इज स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल। स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल क्या मान के चलता है कि जो ए स्टार है इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है, चेंज नहीं होती, मींस कांस्टेंट रहती है। According to this principle, it is assumed that soon after the start of the reaction, the concentration of A star does not change. A star की concentration change नहीं होगी, तो क्या लिखेंगे, dA star by dt is equal to 0। ये कब पॉसिबल है, A star की concentration change कब नहीं होगी, जब जितना ये बन रहा है उतना, जितना ये डिसअपियर हो रहा है उतना ही ये बने। ठीक है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कब नहीं चेंज होगी, व्हेन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए स्टार, मींस जितना ये फॉर्म हो रहा है उतना ये डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, मींस दोनों की रेट क्या हो, इक्वल हो। उसी केस में जो ए स्टार है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी और चेंज नहीं होगी। ठीक है, सो इन द गिवन रिएक्शन पहले हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार निकाल लेंगे, फिर हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए स्टार निकाल लेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, वहां से कॉन्सेंट्रेशन ए स्टार आ जाएगी। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार किसके इक्वल है, इसको देख के बताओ। ए स्टार तो सिर्फ इसी वाले स्टेप में फॉर्म हो रहा है, ठीक है, K1 वाले स्टेप में। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार इज इक्वल टू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ए स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार को क्या लिख सकते हैं, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये समझ में आया सभी को? यस मैम। सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार इज इक्वल टू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ए स्क्वायर। अब देखो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए स्टार को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अब ए स्टार किस किस स्टेप में डिसअपियर हो रहा है, इस वाले स्टेप में डिसअपियर हो रहा है, जब ये रिएक्शन इधर जाएगी तो ए स्टार डिसअपियर ही होगा ना, डिसअपियर होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, ए में, और जब ये K3 वाला स्टेप मूव करेगा तो भी ए स्टार डिसअपियर हो रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो ये दो स्टेप से हम लिख सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए स्टार। सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए स्टार मस्ट बी इक्वल टू K2 इंटू ए स्टार प्लस K3 इंटू ए स्टार, यही लिखा हुआ है इसने, K2 इंटू ए स्टार इंटू ए प्लस K3 इंटू ए स्टार। ये वाला स्टेप समझ में आया सभी को, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए स्टार। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, रेट ऑफ फॉर्मेशन तो हम एक स्टेप से लिखेंगे क्योंकि ए स्टार सिर्फ एक ही स्टेप में बन रहा है, लेकिन डिसअपियर वो दो स्टेप में हो रहा है, एक तो डीएक्टिवेशन वाले स्टेप में और एक जब ए स्टार प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए स्टार इज इक्वल टू रेट ऑफ डीएक्टिवेशन ऑफ ए स्टार इनटू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्लस रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए स्टार इनटू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पे लिख दिया। अब इनमें से K2 इंटू ए स्टार ए प्लस K3 इंटू ए स्टार, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ए स्टार, ए स्टार कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, K2 इंटू ए प्लस K3। ठीक है, अब ये
अब इस पूरे को इसके इक्वल लिख दो, क्योंकि हमने ये कंडीशन मान के चली है ना कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए स्टार, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार है ये, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए स्टार है ये, दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है, दोनों को इक्वल करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, k1 इंटू ए स्क्र इज इक्वल टू ए स्टार इंटू k2a प्लस k3। दोनों को इक्वल करने के बाद हम ए स्टार की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये यहां चला जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, कंसंट्रेशन ऑफ ए स्टार। अब जो ये वाली वैल्यू है इसको हम कहां पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में। पुट दिस वैल्यू ऑफ ए स्टार इन इक्वेशन 1, वी हैव रेट ऑफ रिएक्शन। तो पता लग जाएगा ना फिर कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है। अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, के थ्री इंटू ए स्टार था, ए स्टार की वैल्यू पुट कर दी हमने, ए स्टार की वैल्यू क्या थी, ए स्टार की वैल्यू क्या थी, k1 इंटू ए स्क्र डिवाइडेड बाई k2 इंटू ए प्लस k3। अब वो बोल रहे हैं कि हम दो पॉसिबिलिटी मान के चल रहे हैं, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वेरी हाई होगी, अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी तो क्या चांसेस है कि रेट ऑफ डीएक्टिवेशन ऑफ ए के होने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, आप खुद देखो यहाँ पे, इनको कंपेयर करो कि अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो K2 वाले स्टेप के होने के ज्यादा चांसेस है या K3 वाले के। इस रिएक्शन में देखो K2 वाले के होने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि अगर A की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है उसके A के साथ कोलाइड करके वापस से A नॉर्मल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होने के ज्यादा चांसेस होंगे रेदर देन A स्टार के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के चांसेस से। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि रेट ऑफ डीएक्टिव व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज ग्रेटर देन रेट ऑफ डीएक्टिवेशन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू रेट ऑफ डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो जो K2 वाला स्टेप है, K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A वाला स्टेप लिखा हुआ है, दैट इज ग्रेटर देन K3। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज वेरी हाई देन K2A इज ग्रेटर देन K3। ठीक है, देन इक्वेशन 2 बिकम्स, जो इक्वेशन 2 है वो बन जाएगी माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू K1 K3 इंटू ए स्क्र डिवाइडेड बाई K2A। ठीक है, तो हमने यहाँ पे K3 को नेग्लेक्ट कर दिया एज कंपेयर टू K2, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, K1 K3 डिवाइडेड बाई K2, A से A कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये आ गया। ये जो पूरा है K1 K3 K2 ये रेट कांस्टेंट ही है, तो हम इसको एक कंबाइंड कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं, दैट इज K विच इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। तो इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू K। यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन ए की फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रही है, मींस जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो मींस जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है गैसियस फेज में, अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगी। अब ये मान के चलते हैं कि जब ए की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, ए की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, तो जब ए की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन शुड बी ग्रेटर देन रेट ऑफ डीएक्टिवेशन। ए की कंसंट्रेशन कम है, अब ए स्टार को ए मिलेगा ही नहीं कोलाइड करने के लिए, तो वह वापस से ए में कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो बेटर है वो ए स्टार से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ए की कंसंट्रेशन कम है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ डीएक्टिवेशन, मींस K3 इज ग्रेटर देन K2A। तो यहाँ पे वो कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे, that is K3 is greater than K2A when concentration of A is less as compared to
मीन्स कम होगी जब कंसेंट्रेशन ए की, तो K3 इज ग्रेटर देन K2A होगा। तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी? जब कंसेंट्रेशन ए की कम होगी तो K3 इज ग्रेटर देन K2A। तो यहाँ पे इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, और इसको रख लेंगे, तो K3 से K3 कैंसिल हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगी? K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ए स्क्वायर, ठीक है, K3 से K3 कैंसिल हो जाएगा। सो रिएक्शन रेट इज इक्वल टू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ए का स्क्वायर। जब ए की कंसंट्रेशन कम होएगी तो रिएक्शन कौन सी काइनेटिक्स फॉलो कर रही है? सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है। और जब ए की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है। तो ये समझना आपको इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके बाद आती है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। देखो, चाहे कोलिजन थ्योरी हो, चाहे लिंडमैन ने फर्दर कोलिजन थ्योरी को एक्सप्लेन किया, लेकिन किसी भी थ्योरी ने अब तक जो आई है उन्होंने ट्रांजिशन स्टेट की बात नहीं की कि रिएक्टेंट जब कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में तो बीच में पहले एक इंटरमीडिएट बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनते हैं। कोलिजन थ्योरी ने ट्रांजिशन स्टेट की बात नहीं की। लेकिन जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है और थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट्स हैं, इन्होंने ट्रांजिशन स्टेट की बात की। इसने क्या बोला कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो बीच में एक इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिसकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से क्या होती है? हायर एनर्जी होती है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से क्या होती है? ज्यादा एनर्जी होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट बोलते हैं। अब इसकी ज्यादा एनर्जी होती है तो ये इस फॉर्म में इतना स्टेबल तो होगा नहीं, ये फटाफट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस इंटरमीडिएट को हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, विच हैज अ बिट हायर एनर्जी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट्स। तो हम कोई जनरल रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं बिटवीन द रिएक्टेंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक जनरल रिएक्शन हो रही है, तो जब इनके बीच में एक रिएक्शन होगी तो वो किसमें कन्वर्ट होंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक्स स्टार में कन्वर्ट होंगे, और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्टीमेटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। So this is the graph that defines potential energy versus progress of a reaction. देखो, अब इस रिएक्शन के लिए ना हम जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं? K इज इक्वल टू RT/NH इंटू K स्टार। इस इक्वेशन को बोलते हैं इरिंग इक्वेशन। ये आपको एज इट इज लर्न करनी है। तो इसमें जो R है दैट इज अ गैस कांस्टेंट, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सिस्टम इज इन अ स्टेट ऑफ लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है ऑन केल्विन स्केल लगा लो या फिर सेल्सियस स्केल, जिसपे जो सिस्टम है उसकी एनर्जी बहुत ही लोएस्ट होती है, मींस सिस्टम स्टेबल फॉर्म में होता है। तो अगर केल्विन में देखें तो वो टेम्परेचर कितना होगा? 0 केल्विन। और अगर सेल्सियस में देखें तो वो टेम्परेचर कितना होगा? -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वेयर मिनिमल मोशन ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस। N is Avogadro's number, H is Planck's constant, K star is the equilibrium constant for this particular reaction. इस रिएक्शन के लिए हम K स्टार लिख रहे हैं, ये रेट कांस्टेंट वाला वो नहीं है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला K स्टार है, ठीक है, विच इज डिफाइंड फॉर दिस स्टेप 1। इस स्टेप के लिए K स्टार को डिफाइन किया है, ठीक है। सो इसने लिखा भी है K स्टार इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो K स्टार किसके इक्वल हो जाएगा फिर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो कंसंट्रेशन X स्टार डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। तो यहां से हमने K स्टार लिख दिया, ठीक है। अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है K स्टार, वो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज से कैसे रिलेटेड है? दैट इज del G स्टार इज इक्वल टू -RT ln K।
यहां से हम ln k स्टार निकाल लेंगे, ln k स्टार इज इक्वल टू माइनस डेल जी स्टार बाय आर टी। जब हम यहाँ से नेचुरल लॉग हटाएंगे तो वो नेचुरल लॉग इधर जाके क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो k स्टार इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस डेल जी स्टार बाय आर टी। ठीक है, where del G star is the free energy of activation for the reaction A plus B change into X star। यहां से हमने K स्टार की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो K स्टार की वैल्यू तुमने निकाली है, इसको यहाँ पे पुट कर दो रेट कांस्टेंट वाली हमारी इक्वेशन में। ठीक है, K स्टार की वैल्यू क्या निकाली है, एक्सपोनेंशियल माइनस डेल जी स्टार बाय आर टी, इसको यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो हमारे पास K किसके इक्वल आ जाएगा, आर टी बाय एन एच ई रेज टू पावर माइनस डेल जी स्टार बाय आर टी। अब जो डेल जी स्टार होता है उसको हम थर्मोडाइनमिकली कैसे लिख सकते हैं, डेल जी स्टार इज इक्वल टू डेल एच स्टार माइनस टी डेल एस स्टार। टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए हम उसके आगे डेल नहीं लिख रहे हैं। where del H star and del S star are the enthalpy of activation and entropy of activation respectively। तो हमने ये वाली वैल्यू डेल जी स्टार की यहाँ पे पुट कर दी। जब हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करी तो माइनस अंदर चला जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको अलग से लिख सकते हैं कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ई रेज टू पावर, अब इसको जब आर टी से डिवाइड करेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा और ई रेज टू पावर क्या बनेगा, डेल एस स्टार बाय आर। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, डॉट ई रेज टू पावर माइनस डेल एच स्टार बाय आर टी। इसको बोलते हैं, दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज इरिंग इक्वेशन। दिस द फंडामेंटल रिलेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो हर थ्योरी के लास्ट में हम क्या निकालते हैं, के की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, वही हर थ्योरी का एक फंडामेंटल रिलेशन होता है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का फंडामेंटल रिलेशन है। अब इससे इसका सिग्निफिकेंस पूछ सकते हैं तुम्हारे से पेपर में, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वेशन 4 क्या है, इट इन्वॉल्व्स टू फैक्टर आर टी बाई एन एच एंड ई रेज टू पावर माइनस डेल जी स्टार बाय आर टी। अब जो आर टी बाई एन एच होता है वो तो कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, आर कांस्टेंट होता है, एन कांस्टेंट होता है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, बी कांस्टेंट होता है, टी अगर हम कांस्टेंट रख ले तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ये आर टी बाई एन एच क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसमें वेरिएबल टर्म क्या है, ये एक्सपोनेंशियल वाली। अब वो ये बोल रहा है कि अगर डेल जी स्टार की वैल्यू पॉजिटिव में ज्यादा होगी, अगर डेल जी स्टार की वैल्यू पॉजिटिव में ज्यादा होगी तो मीन्स वो नेगेटिव में क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली है तो उसके सामने क्या, माइनस का साइन है ना। चाहे ये 1000 है, डेल जी स्टार 1000 है इसकी वैल्यू, तो है तो अल्टीमेटली पूरे एक्सप्रेशन में तो वो क्या बन गया, माइनस 1000 बन गया ना। तो एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस में हाई वैल्यू मीन्स ये पूरा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, कम वैल्यू होगी इसकी, तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, अल्टीमेटली कम होगी। ठीक है, तो इससे ये क्या कंक्लूड कर रहा है, thus the rate of reaction depend on the second factor which contains del G star with the negative sign। This implies that at a certain temperature greater the value of del G star, the free energy of activation lesser will be the rate of reaction। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेल जी स्टार की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो ये पूरा एक्सप्रेशन उतना ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, उतना ज्यादा वैल्यू कम हो जाएगी, तो के की वैल्यू भी कम होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो डेल जी स्टार जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी कम होगी। ठीक है, greater the value of del G star lesser will be the rate of reaction। in other words the rate of reaction is lesser for reactions having higher value of free energy of activation। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो लेसर होगी फॉर रिएक्शंस हैविंग हायर वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। समझ में आया आपको ये यहां तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक मिनट दो मुझे।
देखो वैसे आपके सिलेबस में ना ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी बाय नेम मेंशन है, तो वैसे तो हमने ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कर ली है, बट इन्होंने आगे ना एक कंपैरिजन दे रखा है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और अर्हेनियस इक्वेशन का। ठीक है, तो ना हम इसको भी रीड कर लेते हैं क्योंकि हमने ये सब पहले पढ़ा हुआ है, तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा करना। तो अर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है कि इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ए बाय आर टी। और अभी हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में के का एक्सप्रेशन कर ही लिया है, जो हमने लास्ट इयरिंग इक्वेशन पढ़ी है, दैट इज आर टी बाई एन एच ई रेज टू पावर डेल एस स्टार बाय आर डॉट ई रेज टू पावर माइनस डेल एच स्टार बाय आर टी। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म, ये जो है एंथैल्पी वाली टर्म, देखो ये क्या होती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। डेल एच स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन। इसके डिवाइडेड बाय में आरटी है, इसके डिवाइडेड बाय में आरटी है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम, कंपेयर कर सकते हैं। रेस्ट जो टर्म है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ए के, यानी फ्रीक्वेंसी फैक्टर के। ठीक है, तो यहां तक हमने कंक्लूड करके इनको कंपेयर करके ए की वैल्यू ये लिख दी। अब जब हम इनको कंपेयर करेंगे, दैट इज ई रेज टू पावर माइनस ए बाय आर टी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस डेल एच स्टार बाय आर टी, जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम इसको मान लो तुम नेचुरल लॉग भी ले लोगे, नेचुरल लॉग भी ले लोगे तो ये पावर आगे आ जाएगी, माइनस ए बाय आर टी एल एन ई माइनस डेल एच स्टार बाय आर टी एल एन ई से एल एन ई कैंसिल हो जाएगा, आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, डेल एच स्टार के। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे होता नहीं है कि जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगी वो एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन के इक्वल होगी। ठीक है, मींस नियरली इक्वल हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट रिलेशनशिप निकालने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा इसमें। जो इक्वेशन 5 है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी की, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने ये इक्वेशन 5 पढ़ी थी, ये वाली, इसी को इसने मींस यहाँ पे लिखा हुआ है, इस वाली इक्वेशन को इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसमें हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दें। मॉडिफाई करके कैसे लिखेंगे, टी वाले टर्म को अलग कर ले हम, ठीक है, टेम्परेचर को हम अलग से लिख ले, तो हमारे पास क्या बनेगा, आर बाय एन एच इंटू ई रेज टू पावर डेल एच स्टार बाय आर इंटू टी इंटू ई रेज टू पावर माइनस डेल एच स्टार बाय आर टी। ठीक है, अब ये जो है आर एन एच और एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन आर टी, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इनको हम किससे लिख देंगे, के डैश से, तो के डैश ये पूरा हो जाएगा इंटू टी, टी कांस्टेंट नहीं होता, एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन कांस्टेंट नहीं होती, तो इनको हमने अलग से लिख दिया। अब दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, नेचुरल लॉग, एल एन के इज इक्वल टू एल एन के डैश प्लस एल एन टी माइनस डेल एच स्टार बाय आर टी एल एन ई, तो एल एन ई क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डी एल एन के बाई डी टी। ठीक है, ये तो कांस्टेंट ही है, इसका डिफरेंशिएशन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0। एल एन टी का डिफरेंशिएशन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 बाई टी। अब डेल एच स्टार बाय आर का तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, किसका होगा, टी का, माइनस 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये 1 बाई टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा ना सभी को नॉन मेडिकल की ओर। यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, डेल एच स्टार बाय प्लस आर टी बाई आर टी स्क्वायर। अब अर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, के इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ए बाय आर टी। अब जब हमें इनको कंपेयर करना है तो हमें भी इसको इस फॉर्म में मॉडिफाई करना पड़ेगा। मॉडिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी। Differentiating above expression with respect to temperature, we get d ln k by dt is equal to EA by RT square। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे क्योंकि अब ये कंपेरेबल हो गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है तो राइट हैंड साइड को भी एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। तो जब इन दोनों को इक्वल रखेंगे
तो EA किसके इक्वल आ जाएगा, डेल एच स्टार प्लस RT। ठीक है, तो यहां से हमारे पास डेल एच स्टार की वैल्यू आ गई। अब ये जो है एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बीच में एग्जैक्ट रिलेशनशिप है, तो यहां तक करना है आपको। नेक्स्ट आपकी क्लास है क्या? क्लास है आपकी? नो मैम। अच्छा, तो फिर हम ये थोड़ा सा रहता है, ये कर ही लेते हैं, खत्म हो जाएगा फिर ये चैप्टर। देखो पहले तो हमने किस किस को कंपेयर किया है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को और अर्हेनियस इक्वेशन को। अब हम किसको कंपेयर करने जा रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी को और कोलिजन थ्योरी को। ठीक है, कोलिजन थ्योरी से जो लास्ट हमने मॉडिफाई करके के की वैल्यू निकाली थी, वो क्या निकाली थी, उसमें हमने स्टेरिक फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी इन्वॉल्व कर लिया था स्मॉल p से। तो p a e रेज टू पावर माइनस ए बाय RT, ये हमने लास्ट निकाला था कोलिजन थ्योरी को मॉडिफाई करके। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से हमने के की वैल्यू क्या निकाली थी, हमने ये निकाली थी RT by NH e raised to power del H star by R dot e raised to power minus del H star by RT। ये आप लर्न भी कर लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट करके लिख दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी के है यहाँ भी के है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम इक्वेट करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, equating the two relations we have, PA is equal to RT by NH dot e raised to power del S star by R। इनको तो हमने कंपेयर कर ही लिया है पहले, इक्वेट कर लिया है, तो अब हम इनको इक्वेट कर रहे हैं। तो अब जो RT by NH है इसकी यूनिट पर सेकंड है और फ्रीक्वेंसी फैक्टर की यूनिट भी क्या होती है, पर सेकंड है। तो जो A है वो तो इसके कोरिस्पोंड हो जाएगा और जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर है वो इसके कोरिस्पोंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे P किसके कोरिस्पोंडिंग हो गया, डेल एस स्टार के इन द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो बस इसमें यही बताना है, कंपेयर करके हमने यही कंक्लूड किया कि जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई रेज टू पावर डेल एस स्टार बाय आर। इससे रिलेटेड है एनर्जी एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन से इन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। P कहाँ से आया, कोलिजन थ्योरी से। एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन कहाँ से आई, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से। तो एडवांटेजेस क्या है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के, जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है वो मोर अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट देती है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स rather than instantaneous formation of products by collision of reactant molecule। मैंने पहले बताया था कि कोलिजन थ्योरी क्या बताती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं और इंस्टेंट प्रोडक्ट बन जाता है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या बताती है कि वो मोर अंडरस्टैंडेबल और मोर अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट बताती है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनते, पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं फिर प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है वो थर्मोडायनेमिक इन नेचर है, वो स्टेरिक फैक्टर को किससे रिलेट करती है, एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन से इन ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। तो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा हो गया है। अब हमारा इनऑर्गेनिक का सिलेबस रहता है, उसको हमने करना है फिर अब, तो वो भी आपका कुछ 2 हफ्ते में हो जाएगा। इस वीक के 3 लेक्चर और नेक्स्ट वीक, बस इतना ही टाइम लगेगा इसमें। ये बाकी क्लासेस में भी बस इतने ही लोग आते हैं क्या, या मेरी क्लास में ही कम आते हैं, कोई बता सकता है? मैम इतने ही होते हैं लगभग।